डिस्कस करेंगे इल्लामा मोहम्मद इकबाल का पॉलिटिकल थॉट। इल्लामा इकबाल का पॉलिटिकल थॉट या उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कह लें, ठीक है, जो कि CSS PMS और बाकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं खुदी के ऊपर, इज्तिहाद के ऊपर, मिलत के ऊपर, ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर, ये सारा हम देखेंगे। तो इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे क्योंकि एक टॉपिक के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यहीं से बना लें, इंट्रोडक्शन देखेंगे इनका। फिर हम देखेंगे मर्द मोमिन, जो मर्द मोमिन की बात करते हैं इल्लामा इकबाल साहब, मर्द मोमिन। फिर हम देखेंगे खुदी, खुदी का क्या कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर हम देखेंगे आइडियल सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी पे क्या कहते हैं। फिर हम देखेंगे सेकुलरिज्म के ऊपर क्या पॉइंट्स हैं, सेकुलरिज्म। और फिर हम देखेंगे इस्लामिक डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बात करते हैं, इस्लामिक इस्लामिक डेमोक्रेसी। और फिर हम देखेंगे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर क्या है, इधर ही से बना लेते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के ऊपर इनके व्यूज़। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आगे नेक्स्ट मूव करते हैं इज्तिहाद के ऊपर इनकी क्या व्यूज़ हैं, क्या कहते हैं। फिर हम देखेंगे मिल्लत का कॉन्सेप्ट, जिसको पैन इस्लामिज़म भी कहते हैं, मिल्लत या पैन इस्लामिज़म, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कम्युनिज़म के ऊपर क्या व्यूज़ हैं इनके। और फिर हम देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, और फिर लेगेसी, ठीक है, और लास्ट में फिर हो जाएगा कंक्लूजन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे इल्लामा इकबाल का जो पॉलिटिकल थॉट है उसके ऊपर ना। तो इसमें डिफरेंट हम इसके पार्ट्स बनाएंगे, ये पार्ट 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर हम इन सारी जो चीज़ें हैं इनको देखेंगे, क्या क्या डिटेल में देखेंगे, ताकि कोई भी अगर CSS में PMS में क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। स्टार्ट करते हैं और उसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। इसके मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, तो आप उसको फिर देख लीजिएगा। अब इंट्रोडक्शन करने से पहले हम पहले देख लेते हैं इनका जो फोकस है, मेन चीज़, तो वो पता चलेगा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट। इसके ऊपर ये बहुत ही फेमस इनकी बुक है, ठीक है। डिफरेंट इनके जो लेक्चर्स थे ना, ठीक है, डिफरेंट इनकी जो चीज़ें थी, लाइक इनके स्पीचेस हो जाए, लेटर्स हो जाएं, जो इनके रिटर्न पेजेस थे, उन सबको कंपाइल करके ये बुक बनाई गई जिसमें रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम देखें कि ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो सैयद मीर हसन से ये इन्फ्लुएंस है, सैयद मीर हसन, ठीक है। इसके अलावा सर थॉमस आर्नोल्ड से ये इन्फ्लुएंस हैं। फिर फ्रेडरिक नीट्शे, जिसको आप जानते ही होंगे, फ्रेडरिक नीट्शे, इनसे ये इन्फ्लुएंस है इल्लामा इकबाल साहब, इनको उन्होंने स्टडी किया है। इसके अलावा रूमी से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और इसके अलावा अशरफ अली थानवी। तो इन सब पर्सनैलिटी से ये इन्फ्लुएंस है जिनको इल्लामा इकबाल साहब ने स्टडी किया था। अब इनसे कौन इन्फ्लुएंस है, इल्लामा इकबाल को मतलब से कौन इसने इंस्पिरेशन लिया, वो हम देखते हैं। तो सैयद अबुल मौदूदी साहब जो हैं, उन्होंने इनसे इन्फ्लुएंस लिया है, अबुल मौदूदी, उन्होंने इनसे इन्फ्लुएंस मतलब इंस्पिरेशन लिया है। आयतुल्ला अली खुमैनी साहब, जो ईरान के, आपको पता है कि फेमस पर्सनैलिटी लिए रहे हैं, तो उन्होंने इनसे इंस्पिरेशन लिया है, आयतुल्ला अली खमेनी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ईरान के अंदर जो है ना, इनकी जो पोइट्री थी या इनकी जो राइटिंग्स थी, इनकी जो फ़िलासफ़ी थी, वो पर्शियन के अंदर भी थी ना, इंग्लिश में भी थी, पर्शियन में भी थी, उर्दू में भी थी। तो पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर आज भी इनको काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस दी जाती है, रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज से देखा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास है डॉक्टर इसार अहमद, वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं, और जावेद अहमद गामदी, जावेद अहमद गामदी साहब। तो ये 100 पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि अल्लामा इकबाल की राइटिंग से, इनके थॉट से, इनके काम से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जो कि इनको समझ लें कि इनको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट था इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें इनका बैकग्राउंड, इनकी बायोग्राफी वगैरह, इंट्रोडक्शन इसमें आ जाएगा। उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है, ठीक है, वो कहाँ से असली सियालकोट से हासिल की। सियालकोट, सियालकोट में जो है वो कॉलेज है स्कॉच मिशन कॉलेज, स्कॉच मिशन कॉलेज। यहाँ से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की अल्लामा इकबाल साहब ने, ठीक है। और उसके अलावा आफ्टर हिज एलिमेंट्री स्कूलिंग, जैसे उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल कर ली तो फिर वो लाहौर आ गए। इसके बाद इधर आ गए लाहौर। लाहौर में उन्होंने हायर एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने जो है वो अपनी एमए किया फ़िलासफ़ी के अंदर, एमए किया इन्होंने फ़िलासफ़ी के अंदर, ठीक है। कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज से, जीसी से, जहाँ से मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा वो है डिग्री की है, तो उसी जो है ना कॉलेज से ये इन्होंने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने कब किया? ये इन्होंने किया 1899 में, ठीक है। यहाँ से एमए किया फ़िलासफ़ी के अंदर, और उसके बाद इसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं बना था, जो कॉलेज था सिर्फ, उधर फिर उन्होंने सर्व भी किया एज ए लेक्चरार, लेक्चरार के तौर पर उन्होंने सर्व भी किया, ठीक है, वहाँ पर। और फ़िलासफ़ी उन्होंने 5 साल तक पढ़ाई, 5 ईयर्स, 5 साल तक उन्होंने वहाँ पे जो है फ़िलासफ़ी पढ़ाई भी सही। अब 5 साल तक उन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ाई। उसके बाद क्या हुआ कि 1905 में, 1905 में ये चले गए इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिस्तान जिसे हम कहते हैं, इंग्लैंड चले गया। वहाँ पर उन्होंने और हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब और ज़्यादा एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए गए, और उन्होंने फिर पीएचडी की डिग्री ली म्यूनिक यूनिवर्सिटी से, जर्मनी के अंदर है, जर्मनी में हमारे पास है म्यूनिक यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से उन्होंने अपना थीसिस किया, ठीक है, क्या किया? थीसिस किया, और अपनी जो पीएचडी की डिग्री है, पीएचडी फ़िलासफ़ी, ठीक है, फ़िलासफ़ी के अंदर उन्होंने पीएचडी की ना, तो वहाँ से अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। थीसिस लिखा था उन्होंने। उनका थीसिस कौन सा था? थीसिस था उनका द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ठीक है। पर्शिया के अंदर जो मेटाफिजिक्स है, मतलब बियॉन्ड द साइंस जिसको होते हैं, उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स कहते हैं, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट के ऊपर का थीसिस था जो कि उन्होंने वहाँ से किया। इसके बाद वो दोबारा लंदन चले गए, और वहाँ से उन्होंने लिंकन इन, ठीक है, वहाँ से उन्होंने क्या किया? बार एट लॉ किया, ठीक है। ये मतलब डिग्री की, बार एट लॉ मतलब वकालत के हिसाब से ना, जो लॉयर का होता है, तो वहाँ से उन्होंने बार एट लॉ किया, बार एट लॉ कर लिया, मतलब ये लॉयर की डिग्री भी कर ली। उसके बाद अब ये 1908 में वापस आते हैं अपने पाकिस्तान, मतलब उस टाइम जो था यूनाइटेड इंडिया था, तो 1908 के अंदर ये दोबारा रिटर्न होते हैं, और अगेन जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एज अ प्रोफेसर जो है फ़िलासफ़ी के काम करते हैं, प्रोफेसर ऑफ फ़िलासफ़ी के तौर पर उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। और उसके साथ ही जैसे ही वो ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ये टीचिंग करते, प्रोफेसरशिप कर रहे थे, तो उसके साथ ही वो जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी। इसी के साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में जो है इन्होंने प्रैक्टिसिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, मतलब जो लॉयर का काम है या उस तरह का जो वकालत है उसमें भी इन्होंने अपने आप को इंगेज रखा, मतलब बैरिस्टर के तौर पे थे ना, प्रैक्टिसिंग एज अ बैरिस्टर, ठीक है। और इसके बाद
जब 1 साल 1.5 साल उन्होंने तो जीसी में पढ़ा लिया, तो आफ्टर 1.5 ईयर ही रिज़ाइन, ठीक है, उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखा। किसकी तरफ मूव किया? लीगल प्रैक्टिस की तरफ। ठीक हो गया। प्रैक्टिस में उन्होंने पहले उस साइड पे थे, फिर लीगल प्रैक्टिस में आ गए। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने जो है इंडियन के जो मुस्लिम्स थे उनके लिए वर्क स्टार्ट कर दिया, जो कि मतलब जो मुसलमान थे उस टाइम, जो कि हिंदूज और जो ब्रिटिश लोग थे उनकी सब्जुगेशन में थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट में थे। तो उन इंडियन मुस्लिम्स के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए उन्होंने एडवोकेट करना स्टार्ट कर दिया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके भी मेंबर जो हैं वो इलेक्ट हुए थे। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके भी ये मेंबर इलेक्ट हुए थे। वहाँ पे भी उन्होंने सर्व किया और यूनानिमसली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो भी उन्होंने इलेक्ट हुए थे। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको सिंपल मुस्लिम लीग भी कहते हैं, इधर भी ये इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, सदर के तौर पर भी ये इलेक्ट हुए। के बागपत 1903 खुतबालाबाद भी दिया, तो उस हिसाब से उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की, 2 नेशन थ्योरी और सेपरेट होमलैंड की बात की कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट स्टेट्स होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना रिलीजन और कल्चर को प्रैक्टिस कर सकें, प्रोपोगेट कर सकें। ठीक है, तो वो कह रहे कोई उनको चूवनिज्म का कोई फेयर ना हो, कोई किसी किस्म में कोई जो है ना मतलब इश्यूज ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए उनके पास एक सेपरेट होमलैंड, एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करके इन्होंने जो है सेपरेट कंट्री की बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर एक सेपरेट कंट्री हो जहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो अपनी जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और अपना कल्चर और अपनी जो लैंग्वेज है सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिस कर सकें। इन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया 1930 के अंदर, बताया कि नॉर्थ जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो मुस्लिम जो स्टेट्स हैं वो अपना एक सेपरेट होमलैंड या सेपरेट स्टेट्स बनाएंगे और वहाँ पे अपना एक स्टेट बनेगी। तो वहाँ से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आता है और इनको पॉइंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स कहा जाता है। पॉइंट ऑफ प्रॉफिट्स मतलब इतने ये शानदार पॉइंट भी थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिकल थिंकर भी थे, ठीक, लॉयर भी थे, मल्टीपल लैंग्वेजेस भी इनको आती थी। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब मुसलमानों की लिबर्टी के लिए बहुत वर्क किया अपनी लैंग्वेज के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी जो है ना वो काम किए, मतलब अपनी फ़िलासफ़ी दी, मुसलमानों की खुदी के लिए बात की, ठीक है। और उनकी जो सारा जो कॉन्सेप्ट है, जब भी वर्क है, वो आज भी उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया और आज भी अवेलेबल है। तो ये सारा जो था वो हमारे पास था इंट्रोडक्शन, जो कि हमने उसकी बैकग्राउंड बात की, उसकी फ़िलासफ़ी की बात की थोड़ी सी, और ओवरऑल हमने इसका बैकग्राउंड देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मर्द मोमिन की, जो हमारा पार्ट 2 होगा। उसमें हम बात करेंगे मर्द मोमिन ऑफ इकबाल के, मर्द मोमिन क्या है इकबाल की नज़र में और उसमें वो क्या कहते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।